नमस्कार, श्रीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं श्रीजी क्लासेस से एम के सिंह। आज खंड शिक्षा अधिकारी यूपी लोकसभा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 में की जो से प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये उम्मीद है ये परीक्षा जो है अब जल्दी ही आयोजित होने वाली है और ये परीक्षा जो है मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे कि सारे जो प्रैक्टिस सेट खंड शिक्षा अधिकारी से रिलेटेड और भी जितना भी मटेरियल है वो आपको तत्काल जो है मिलता रहे। तो हाँ, स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट। नंबर 1 क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और हाँ गाइज, इसके लास्ट में 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं दिए हैं, इस पूरे जो है सेट को सही से देखिए और लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो है 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि हमें ये वीडियो ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। हाँ, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु प्रयुक्त नहीं होती है। और रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। हाँ, यही होता है कि जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है और रॉकेट जो है अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए साथ ले जाता है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो 1.5 लीटर, 3 लीटर या 6 लीटर या 9 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में जो है 1.5 लीटर इनकी यूरिन पेशाब करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ होती हैं? जबड़े में, जांग में या गर्दन में या हाथों में? तो कहाँ होती हैं मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होती हैं वो जबड़े में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थमज्जा में, गुर्दा में? तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस में होता है? इनकी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट। जीव विज्ञान का नाम दिया गया अरस्तु के द्वारा, लैमार्क या डार्विन या लिनियस? तो जीव विज्ञान का जो नाम दिया गया वो किसने दिया? लैमार्क ने दिया। ऑप्शन बी इज द राइट। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है किस में? ढलुआ लोहे में, पिटवा लोहे में, स्टील में या मिश्र धातु स्टील में? तो कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा जो होती है वो ढलुआ लोहे में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनिस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है? चूना पत्थर से या पिच ब्लेंड से या रूटाइल से या हेमेटाइट से? तो रेडियम जो प्राप्त किया गया था वो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? खनिज यौगिक या खनिज मिश्रण या प्राकृतिक तत्व? तो एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलता है? वो प्राकृतिक तत्व। इनकी ऑप्शन सी इज द राइट। ये सब साइंस के क्वेश्चन है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? क्या है कि 90 डेसिबल या 60 डेसिबल या 120 डेसिबल या 100 डेसिबल? डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है, यूनिट है। तो मनुष्य के लिए जो ध्वनि मानक ध्वनि जो स्तर है वो 60 डेसिबल है। इनकी इससे ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक होता है। मानव ध्वनि का जो मानक ध्वनि स्तर है वो 60 डेसिबल। ऑप्शन बी इज द राइट। कपड़ा धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण पर, अपवहन पर या प्रतिलोम परासरण पर या विसरण पर? कपड़ा धोने वाली मशीन जो है वो अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक यानी कि यूनिट क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है, वाट है? तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है वो क्या है? वाट होती है। ऑप्शन डी इज द राइट। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगामा प्रथा, ये अफगानों की आपसी आपसी फूट? तो क्या ऑप्शन है? पानीपत की जो प्रथम लड़ाई आपको पता ही है कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और अपने सैन्य कुशलता के बल पर ही बाबर ने विजय हासिल की थी। ऑप्शन कौन सा वाला? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किसने देखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने या शमसी सिराज अफीक ने या मिन्हाज उस मिन्हाज ने या अमीर खुसरो ने? तो दिल्ली के 8 सुल्तानों का जो शासनकाल जो देखा था वो अमीर खुसरो ने देखा था। अमीर खुसरो ने ही बलवन, कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और खुसरो शाह, गयाउद्दीन तुगलक,
इनके अंतर्गत शाही सेवा में वो हमेशा रहे थे। इनके 8 सुल्तानों को अमीर खुसरो ने ही देखा था। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? क्या है कि किसने दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान रहा जो होली के उत्सव में भाग लिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो होली के उत्सव में भाग लिया था, ये पहला सुल्तान था। ऑप्शन सी इज द राइट। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1020-22 में, 1924 में, 1025 में, या 1027 में? तो मोहम्मद गजनवी का भारत पर जो आक्रमण हुआ था, अंतिम आक्रमण जो हुआ था, वो ऑप्शन डी यानी कि 1027 में अंतिम आक्रमण हुआ था। अब ये कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था। मोहम्मद गजनवी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया। ये हिंदू संप्रभुओं ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। ये राष्ट्रकूटों पर अरबों में मित्रता थी। ये 4 स्टेटमेंट हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो इसमें ये केवल ऑप्शन ए यानी कि 1 और 4 यानी कि राष्ट्रकूटों और अरबों में मित्रता थी, और प्रतिहार पूर्वज और नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चालुक्य है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है या सातवाहन है? तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा है चारों में से? ऑप्शन डी, इनके सातवाहन जो राजवंश है वो सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑप्शन इसमें 18 वाले क्वेश्चन में कि संगू ये राजवंश है, राजधानी है, तो इसमें मिलान करना है कि सम्मिलित कीजिए कि कौन से राजवंश की राजधानी कौन सी है। तो इसमें कहा जा रहा है संगू की राजधानी वो कहाँ थी? संगू की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। संगू की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र में थी। और सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? इनकी वो सातवाहनों की कहाँ थी? पैठन में थी। और कदम की राजधानी कहाँ थी? ये जो थी वो बनवासी में, और चंदेलों की जो है महुआ में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड विलियम वर्नहम ने, या सर हाईकोर्ट बटलर ने? तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र जो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ऑप्शन बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत को स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? यहाँ कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1927 में यानी कि पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए इज द राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? यहाँ पे जो कहा जा रहा है कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सी आर दास, एस सुब्रह्मण्यम अय्यर, या एनी बेसेंट, या बीजी तिलक? तो सी आर दास जो है वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बाकी एस सुब्रह्मण्यम अय्यर और एनी बेसेंट और बीजे तिलक ये होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। सी आर दास जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी सेना को आरंभ करने की घोषणा की थी। कब की थी? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मॉन्टेग्यू ने भारत के विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने की घोषणा कब की गई थी? तो आप ये बताइए, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों को उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की गई थी? वो जो की गई थी वो 20 अगस्त 1917 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के हैं। 3 क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि ये बहुत ही कम टाइम में हो जाना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान, 1 मिनट के अंदर ही अंदर हो जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन में रीजनिंग में ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अपने आगे अक्षर के समूह का चयन करिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैप, KEKJIRHUT, और ये JU और FE। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, यहाँ पे AEI बीच में दे रखा है और O, यानी कि O तो बीच में है, तो ऑप्शन A और ये D तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें कहा है कि LKJ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे I हो जाएगा, तो IO। अब यहाँ पे क्या है? PQRS, तो इनकी ये ऑप्शन C इज द राइट। इनकी ये इसका C हो गया, जिस हिसाब से सीरीज में दिया है उस सीरीज को ध्यान में रखते हुए।
अगले क्वेश्चन में कहा गया कि प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 41 के बाद 13, 13 के बाद 54, 67, फिर 121, अगला कौन सा आएगा? तो आप देख रहे हैं कि इस सीरीज को पहचानिए कि किस सीरीज में आगे बढ़ रही है। तो 41 में अगर 13 जोड़ दें तो हमारा 54 बैठता है, और अगर हम 13 में 54 को जोड़ दें तो 67 बैठता है, और अगर इसमें 64 में अगर 54 में 67 जोड़ दें तो 121 बनता है। तो अब कौन सा बनेगा? तो हमारे 67 में अगर 121 जोड़ दें अगर, तो हमारा बन जाता है 188। अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृति में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। भिन्न आकृति पहचान कीजिए, समचतुर्भुज, त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखी है, इनमें से 3 जो है डिफरेंट हैं और बाकी जो है 3 एक जैसी हैं, एक डिफरेंट है। भिन्न आकृति को देखना है कौन सी है। तो वो जो है हमारे ये समचतुर्भुज में 4 आकृतियाँ होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं। समलंब चतुर्भुज में 4 होती हैं, लेकिन त्रिभुज जो 3 भुजाओं का होता है। इनकी उस हिसाब से जो आकृति है वो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये हमारे प्रैक्टिस सेट का ये यहाँ पे हुआ। तो अब ये गाइस बताइए कि हमारे प्रैक्टिस सेट खंड शिक्षा अधिकारी ये समझ कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।